वो आपको भी समझ आ जाए। ओके मैम। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है ना, मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ आई थिंक सो कि शेयर किया हो या नहीं किया हो। प्रोग्रामिंग पैराडाइम का वर्ड एक इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो वर्ड है ना, ये आपको यहाँ पे तो नजर नहीं आएगा, मतलब बुक्स के अंदर लिखा हुआ, लेकिन हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो किस तरह से डिजाइन किया जाए और किस तरह से स्टाइल किया जाए कि जो कम्प्लेक्सिटी है ना आपके कोड की वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो है ना, ठीक है, जिस तरह मैम जी प्रोग्राम, माइक सबके ऑफ कर दें। सीधी ज्यादा टेकवी निकली वो सील करके पट के मगर चलो जी। तो यार अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जिस तरह मैंने पैराडाइम के बारे में बताया ना कि पैराडाइम होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको स्टाइल कैसे किया जाता है, उसका सिंटैक्स कैसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसकी कम्प्लेक्सिटी कम हो। इसी तरह प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो होती हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिसके ज़रिए हम डिवेल्प करते हैं, उनको हमने देखना होता है कि हमारे पास कितने प्रोग्रामिंग के स्टाइल्स हैं जिन टेक्निक्स की मदद से ना हम प्रोग्रामिंग को डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, आपके पास प्रोग्रामिंग की वो टेक्निक होती है जो क्या करती है, जो आपके प्रोग्राम को डिवाइड कर देती है स्मॉल यूनिट्स के अंदर, ठीक है। अब ये स्मॉल यूनिट्स जो हैं, इनको हम या तो मॉड्यूल्स कहते हैं या फिर हम इसको सब प्रोग्राम्स कहते हैं। हर मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है और इसका काम होता है अपना इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करना, ठीक है। और ये मॉड्यूल तब एग्जीक्यूट होते हैं जब मेन प्रोग्राम इन मॉड्यूल्स को कॉल करता है। इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी आपके पास फंक्शंस की है। जैसे आपको अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाऊं तो मैं आपको इस तरह से कहूँगी कि एक जो है वो मैनेजर है, ठीक है, और उसके नीचे डिफरेंट टास्क मैनेजर्स हैं। तो वो मैनेजर जिस भी टास्क मैनेजर को कॉल करेगा ना, वो ही टास्क मैनेजर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपके पास एक मेन फंक्शन होता है और उसके नीचे छोटे छोटे सब फंक्शंस बने होते हैं। वो फंक्शंस आपके मॉड्यूल्स कहलाते हैं या सब प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो जब मेन फंक्शन उन मॉड्यूल्स या सब प्रोग्राम्स को कॉल करता है तो वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है ये हमारे पास ईजिएस्ट वे है अपने कम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट्स में और मॉड्यूल्स में ब्रेक करके कोड लिखने का। और इसके अंदर हमारे पास किस किस्म का स्ट्रक्चर डिवेल्प होता है, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, आइट्रेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जहाँ पे भी सीक्वेंस की बात आ जाएगी ना, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर की, तो इससे मुराद ये होती है कि आपने अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट्स का ऑर्डर लाजमी फॉलो करना है, आप बीच में स्किप नहीं कर सकते। अब इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाएं तो आप ज़्यादा इजीली समझ जाओगे। लाइक जैसे यहाँ पे है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। आपने स्टार्ट से स्टार्ट किया, अब आप स्टेटमेंट 1 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर स्टेटमेंट 2 पे जाएंगे, फिर स्टेटमेंट 3 पे जाएंगे, तो इट्स अ सीक्वेंस। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहली इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करेंगे, पहली के बाद आप डायरेक्ट थर्ड पे जंप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सीक्वेंस या ऑर्डर जो आपने लिख दिया है कोड में उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो जो सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है वो ये होता है कि पहली इंस्ट्रक्शन जिस तरह से आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिया है उसी ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ये सिलेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। सिलेक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब है इसके अंदर हम लोग कोई ना कोई चीज़ ऐसी कंडीशन डाल देते हैं जिसकी बेस पे हम कोई सेट ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अब इसको अगर फ्लो चार्ट के अंदर देखा जाए तो डायमंड साइन जो होता है ना, ये कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मेरा कर्सर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो कंडीशन उसके बाद नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे उसमें हम कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में हम नेक्स्ट कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। तो अगर तो ये फॉल्स होगा, ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट 2 रन होगी, और अगर ये ट्रू होगा तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 रन होगी। तो इस तरह से कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना, कंडीशन बेस्ड जो है वो आपके जो टास्क हैं उनको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज आइट्रेटिव स्ट्रक्चर।
आइटरेटिव स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये रेपिटेशन, रिपीट करता है किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार, ठीक है। और ये रेपिटेशन डिपेंड कर रही होती है किसी एक गिवन कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है ये लूप्स की फॉर्म में लगती है, जैसे आपने फॉर वाइल डू वाइल लूप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये लूप्स हम लगा के तो रेपिटेशन करवाते हैं, और इसमें हमारा एक वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं आइटरेटिव वेरिएबल, ठीक है, जो काउंटी एज अ काउंटर यूज हो रहा होता है और कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के बारे में आपको इंटीमेशन दे रहा होता है। तो इसका जो फ्लो चार्ट यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है, इसको इस तरह से लिखा हुआ है कि कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स होने की सूरत में प्रोग्राम बिल्कुल एंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रू होने की सूरत में वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट इट्स ब्रांचिंग टूवर्ड्स कंडीशन, ठीक है। और ये वाला ये जो लूप है यहाँ पे बना हुआ है, ये पूरे का पूरा सर्कल ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। मैं दोबारा समझा रही हूँ। आइटरेटिव स्ट्रक्चर में होता क्या है, आपने कोई एक सेट ऑफ टास्क जो होता है या कोई भी एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है उन्हें बार बार चलाना होता है, ठीक है। उनको बार बार चलाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। दो चीज़ों में अब आप लोगों के पास कौन सी दो चीज़ें हैं? नंबर वन, आपके पास कंडीशन होना ज़रूरी है जिसकी बेस पे आप वो रेपिटेशन कराना चाहते हैं, ठीक है। और नंबर टू, आप लोगों के पास सेट ऑफ स्टेटमेंट होना ज़रूरी है जिसको आप उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब होता क्या है कि सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर कोई रेपिटेशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, आपका प्रोग्राम डायरेक्टली एंड पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होता है या जो सेट ऑफ टास्क होता है जो आपने सेलेक्ट किया होता है जिसे बार बार रिपीट करना है, वो एग्जीक्यूट होता है। एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर कंडीशन दोबारा से ट्रू है फिर वो अगेन रन होगा, फिर उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी, अगर वो दोबारा से ट्रू है तो फिर वो दोबारा से उसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसके बाद आती है फंक्शन कॉल्स। फंक्शन कॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। आपने कोई फंक्शन लिखा होता है, ठीक, आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट चल रहा होता है, लेकिन उसी सेट ऑफ स्टेटमेंट के अंदर आप वो फंक्शन कॉल लगा लेते हैं। लाइक जैसे आपने एवरेज का फंक्शन लिखा हुआ है, फर्ज कर लें ये वाला ब्लॉक जो है ये एवरेज का है। इस सेट ऑफ स्टेटमेंट में आपने अपना सारा डाटा लिया, ठीक है, डाटा लेके आपने आगे फंक्शन कॉल कर दी कि हाँ जी मैम फंक्शन कॉल नहीं है हमारे पास, पॉइंट नहीं है, नहीं है। नो मैम, नो मैम। नो मैम मैम। ये ये कैसे इंटर हो की गया? बुक में था, इंटर की बुक में मैम ये था बुक ये। कौन सी है आपके मैम पास? इंटर की बुक में भी ऐसे था, नहीं आता तो काफी लोगों ने खुद लिख लिया था। तो कोई बात नहीं, आप ये कौन कर सी लो, ये बुक लिखी है? इम्पोर्टेंट है, ओके मैम। अब हमारे पास पीडीएफ पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लाइक जैसे आपका सारा डाटा यहाँ पे आ गया, अब आप चाहते हैं उसको ना आप एवरेज करवाएं, तो बजाय इसके कि आप एवरेज का जो फॉर्मूला है वो स्टेटमेंट्स में लिखें, आपने उसका एक फंक्शन बनाया हुआ था और आपने यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट में आकर उस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये फंक्शन कॉल है जिसमें आप क्या करते हैं, एक सेट ऑफ ब्लॉक से दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक पे शिफ्ट हो जाते हैं, अपना काम करवाते हैं और रिजल्ट को रिटर्न करवा देते हैं टूवर्ड्स योर मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल है। अच्छा, यहाँ पे आके ना आपका जितना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की टाइप्स थी ना वो सारी एंड हो जाती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के? सबसे पहले प्रोग्रामिंग वही सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है या देखा जाता है जिसमें रिसोर्सेज जो है ना वो आपके ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड हों। तो वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज की है ना, लाइक जैसे मेमोरी या हार्ड डिस्क या आपका CPU टाइम या ये सारी चीज़ें, ये तब आपकी ऑप्टिमल यूटिलाइज होती हैं जब आपका कोड जो है ना वो रीयूजेबल होता है, ठीक है, रीयूजेबिलिटी हो उसमें, आप एक कोड को बार बार करें। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हमें ये फैसिलिटी देती है, किस तरह से? लूप्स के ज़रिए, कंडीशनल स्ट्रक्चर के ज़रिए, आइटरेटिव स्ट्रक्चर जो है इसका, ठीक है। फिर सेकेंडली, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स में और मॉड्यूल्स में हम इसमें अपने कोड को डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं और उसे एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं, तो इसलिए ये ईजियर टू कोड है, ठीक है। फिर क्योंकि A to Z सारा कोड एक ही सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, मॉड्यूल्स बने हुए हैं, तो लाइक अगर कहीं एवरेज के प्रोग्राम में एरर आ रहा है तो मुझे पता है मैंने एवरेज का फंक्शन लिखा हुआ है,
तो मैं बजाय इसके कि सारे प्रोग्राम को A to Z पढूं, मैं सीधा एवरेज के ब्लॉक पे जाके वहाँ पे जो भी एरर है उसको ईजिली ख़त्म कर सकती हूँ, करेक्ट कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस ईजियर टू मॉडिफाई है, ईजियर टू मेंटेन। लॉन्ग प्रोग्राम्स A to Z, उनको लुकअप करना, उनको देखना, उसमें एरर्स को ढूंढना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, ये तमाम बहुत एक हेक्टिक रूटीन होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें, ठीक, और इसको ब्रेक कर दें इसके सीक्वेंस को और उसको मैनेज कर लें, तो हमारे लिए ईजियर टू मेंटेन हो जाता है ये सारे परफॉर्म करना। अब ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि डाटा जो है वो आपके सब मॉड्यूल्स पर डिपेंडेंट होता है, आप उसको इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर पाते। फिर ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। ज़ाहिरी बात है, आपने पूरे डाटा को एक स्ट्रक्चर दे दिया, उसके मॉड्यूल्स बना दिए, तो अब जब तक वो मॉड्यूल्स आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक आप उसको इंडिविजुअली रन नहीं कर सकते। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। लोग है बाकी समझ गया। चलिए ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इसका तो आपको पता है, मैंने पहले भी बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैम एक दफा रिपीट कर दें, एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा बेटा, करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। हमारे पास ना जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी चैनल पे कि वाई वी कॉल्ड C++। अगर हम ऊप का कॉन्सेप्ट सी में पढ़ना चाहें तो हम सी के ऊपर प्लस प्लस क्यों लगाते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर इंटरव्यूज़ में भी बोला जाता है, ठीक है, पूछा जाता है आपसे। क्या बोल रहे हैं बेटा आप? मैंने कहा क्लासेस की वजह से कहते हैं, आपने कहा था। हाँ जी हाँ जी, मैंने बताया था आपको क्लासेस, मैं वो रिपीट कर रही हूँ ना, इसलिए मैं आपको समझाने लगी दोबारा से। तो जो हमारे पास सिंपल क्लासेस थी ना, उसमें नेम स्पेसिस का, जो सिंपल सी थी उसमें नेम स्पेसिस और क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वाई वी नीड क्लासेस, हमें क्लासेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, या हम इस चीज़ को क्यों एक अच्छी चीज़ मान रहे हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप होना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर जो है, अगर आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो ये एक कंप्यूटिंग मशीन थी, ठीक है, जो सिर्फ क्या करेगी, कैलकुलेशंस करेगी। लेकिन आजकल आपका जो कंप्यूटर है वो उस पर कैलकुलेशंस तो बहुत माइनर हो रही हैं, वो तो बाकी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लाइक जैसे कम्युनिकेशन हो गई, जैसे आप लोग उसमें से डाटा को रीड आउट करते हैं, जैसे आप लोग बहुत से काम जो हैं वो अपने कंप्यूटर को लेके और उनके थ्रू करते हैं। तो अब बात ये आती थी कि अगर हम ये तमाम चीज़ें खुद से डील करना चाहते हैं, या अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहते हैं, या हम ये देखना चाहते हैं कि जो मशीन है हमारी वो एक ह्यूमन की तरह काम करे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो रियल वर्ल्ड जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, जो पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं, हम उन्हें प्रोग्राम करें, ठीक है। तो उनको प्रोग्राम करने के लिए जब फिर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की गई, तो उसमें पता चला कि हर जो दुनिया के अंदर जितनी तमाम चीज़ें हैं, इनके ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, ठीक है। अब ये जो क्लासेस है ना, इन्हीं का कॉन्सेप्ट जो है वो ऊप के अंदर आपको दिया गया, क्लासेस, ठीक है। अब हर क्लास के अंदर जो है वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स का कोई ना कोई सेट ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली आपके पास यही टेक्निक है जिसके अंदर आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास दो प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या होना ज़रूरी है? उनके पास उनका अपना डाटा होना ज़रूरी है और उनके फंक्शंस होना ज़रूरी है। फंक्शंस क्या है? सेट ऑफ एक्शंस, ठीक है। तो ये मैम ऑब्जेक्ट तो स्टेट और बिहेवियर नहीं था। हाँ, समझ ही नहीं आया आपने क्या पूछा है। मैंने कहा मैम ऑब्जेक्ट तो स्टेट और बिहेवियर नहीं था। हाँ, ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। देखो जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि आप नॉर्मली जब बुक पढ़ते हैं ना, तो आपको इसमें जो एग्जांपल्स मिलेंगे ना, वो फिश की मिलेगी, व्हीकल्स की मिलेगी, या इस तरह की चीज़ों की मिलेगी, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की उन्होंने ना एग्जांपल्स दी हुई हैं सबने।
तो इसमें देखो, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को लेते हैं ना, लाइक जैसे आप हैं, ठीक है, तो ह्यूमंस की अगर एक क्लास है, तो ह्यूमंस की वो जो क्लास है ना, उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा, अब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आप जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। क्लास क्या है? ह्यूमन। आप क्या हैं? ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जो आप हैं, आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक डाटा और एक फंक्शंस। जो डाटा होता है ना, वो होती है प्रॉपर्टीज़, वैल्यूज़, ठीक है। डाटा, प्रॉपर्टीज़, वैल्यूज़, ये एक ही चीज़ है। और जो फंक्शन होता है वो होता है सेट ऑफ एक्शंस। ये बंदा परफॉर्म क्या क्या कर सकता है। अब इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। लाइक जैसे डाटा है, ठीक है, तो आपके पास डाटा के अंदर क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। लाइक जैसे आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, आप करते क्या हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप भाग सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। मतलब ये सारा आपका प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम इसको फंक्शंस के अंदर जाके देखते हैं, तो ये स्पेसिफाइड हो जाती हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें जो है ना, जिनके जिनके पास उनका डाटा और फंक्शन दोनों चीज़ें मौजूद हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो अगर कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट की एक क्लास होगी, ठीक है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन आप अब एक नॉन लिविंग थिंग के साथ कर लें। जैसे चेयर है, चेयर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी क्लास क्या होगी? इसकी क्लास सिटिंग मटेरियल हो सकती है या चेयर्स ही हो सकती है। तो अब चेयर खुद एक ऑब्जेक्ट है, इसका डाटा क्या होगा? इसका डाटा इसकी 4 लेग्स, इसकी बैक, इसकी सीट, इसके हैंड्स, ठीक है, ये सब इसका डाटा है। और इसका एक्शन क्या है कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं, इसके हैंड पे कुछ रख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो इसके क्या है? सेट ऑफ एक्शंस हैं। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है ओ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये नीचे आपको एग्जांपल्स में उन्होंने बता दिया है कि क्या फंक्शंस होते हैं। लाइक जैसे देखें, आप लोगों के पास नेम, एज, हाइट जो हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और वॉक, टॉक, ईट जो है, ये इसके फंक्शंस हैं। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। होपफुली समझ आ गया होगा, ठीक है। जी मैम। उसके बाद है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपका कोई इवेंट परफॉर्म होगा तो उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म होगा। लाइक जैसे अगर आप कोई सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अगर आप उसको रन एज अ एडमिन करेंगे तो वो सेटअप इंस्टॉल होना है, अदरवाइज वो इंस्टॉल नहीं होना। तो ऐसी जो प्रोग्रामिंग है, इसको हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जिसमें किसी इवेंट के होने की वजह से, माउस क्लिक होने की वजह से या कीबोर्ड से कोई की प्रेस होने की वजह से जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म हो। ये जो माउस के क्लिक होना है, कीबोर्ड की का अप एंड डाउन प्रेस फंक्शन है, ये जो है ये इवेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनके अगेंस्ट अगर कोई काम होता है तो वो आपका जो है वो बिहेवियर जो है वो आपका इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद है विजुअल प्रोग्रामिंग। ये आपका विजुअल प्रोग्रामिंग जो है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नज़र मतलब समझ आ गया है और आपने देख लिया है, तो विजुअल प्रोग्रामिंग आप इजीली पढ़ के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स और बिल्ड इन कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी मदद से आप लर्निंग करते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्रामर को खुद से कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो ऑलरेडी जो चीज़ों से प्रोवाइड की जाती हैं वो उन्हीं की मदद से अपना पूरे का पूरा कोड जो है वो डिज़ाइन करता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे अच्छी एग्जांपल जो आपको मिलती है ना, वो है विजुअल बेसिक की, ठीक है। इसके अलावा आपको पावर बिल्डर या डेवलपर 2000 किट जो है ये भी आपको मिलती है, जिसमें आईडी आपको दिखाया जाता है। तो अगर आप विजुअल बेसिक अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं भी, आप गूगल पे जाके बस उसका इन्वायरमेंट देख लें, आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर कोड विंडो भी मिल रही होती है, डीबग विंडो भी मिल रही होती है, ऑब्जेक्ट्स भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर आपको तमाम कंपोनेंट्स एक ही जगह पे नज़र आ रहे हों, ठीक है, और आप उनकी मदद से कोई प्रोग्राम कर सकें और अपने सेट ऑफ एक्शंस को डिफाइन कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? विजुअल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों की ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आके ना अब आपका चैप्टर हो गया एंड, और आज का लेक्चर भी हो गया एंड, ठीक है। अब बाकी जो इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन वगैरह ना, उसके मैं डिटेल रिकॉर्डिंग एक अपलोड कर दूँगी।
मैम हाँ जी मैम ये विजुअल प्रोग्रामिंग का पूरा करना है टॉपिक? हाँ जी पूरा करना है। एक्चुअली आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लो, अगर आपका ऑनलाइन जो है ना पेपर हुआ तो वो ज़्यादातर एमसीक्यूज बेस्ड होगा, तो वो फिर मैं आपका ना, मैंने सोचा था आज आपका टेस्ट लूंगी, लेकिन अब मैं लूंगी आपका सैटरडे में। सैटरडे में आपकी क्लास नहीं होती ना मेरे साथ, नहीं होती मैम। नो लेकिन मैं आपका टेस्ट लूंगी नहीं होती सैटरडे में, ठीक है? मैम किसका? टाइम बता दो। मैं बता दूंगी, फिर हम आपको बता दूंगी वो किस आपको बता चैप्टर्स का? ओके बेटा मैम। यही चलो जो ठीक। कंप्लीट किए हैं, ये देखो सबसे लास्ट पे आके ज्वाइन कर रहे हैं, अब इनको क्या समझ आनी है। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो।